उत्तराखंड में मंदिर और संस्कृति का जश्न, मुख्यमंत्री बोले मंदिर हमारी पहचान, सरकार संरक्षण और विकास में लगी। केदारखंड से लेकर मानखंड तक मंदिरों का श्रद्धालुओं को मिलेगा बेहतर सुविधा। उत्तराखंड में सैन्य धाम परियोजना की प्रगति पर बैठक, अधिकारी मौजूद। ब्रिगेडियर केजी बसेड़ा के सुझावों के आधार पर डिजाइन में बदलाव और सुधार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। सड़क, स्वास्थ्य, ठहरने और सुरक्षा जैसे सुविधाओं पर विशेष ध्यान। देहरादून में कांग्रेस के लोक भवन कूच के बाद सियासत गर्म, मंत्री गणेश जोशी पर कांग्रेस ने कड़ा किया हमला। अतिक्रमण और अन्य मामलों पर सवाल, कार्रवाई की मांग तेज। नगर के सिमकरी मैदान में 22 फरवरी को मां नंदा हिंदू सम्मेलन, तैयारियां जोरों पर। सम्मेलन में लोक नृत्य, भजन कीर्तन और देशभक्ति गीत जैसे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं आपके साथ श्रोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। खबर आ रही है विकासनगर से, जहां देहरादून में आज श्री खाटू श्याम धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। बता दें, इस खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि की पहचान हमारे मंदिरों और हमारी संस्कृति से है, वहीं सरकार इनकी रक्षा और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि केदारखंड से लेकर मानखंड तक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वहीं पुराने मंदिरों को नया रूप दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके साथ ही हरिपुर यमुना घाट का भी भव्य निर्माण किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खाटू श्याम मंदिर में मौजूद हैं, जहां वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, इस खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे। देवभूमि की पहचान हमारी मंदिर, हमारी संस्कृति, ऐसा उनका कहना है। वहीं सरकार इनकी रक्षा और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि केदारखंड से लेकर मानखंड तक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वहीं पुराने मंदिरों को नया रूप दिया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। बता दें, इस परियोजना की प्रगति को लेकर उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने बताया कि कुछ समय पहले सैन्य मामलों के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर केजी बसेड़ा उत्तराखंड आए थे। उन्होंने सैन्य धाम को और बेहतर और प्रेरणादायक बनाने के लिए कुछ नए सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर अब काम किया जा रहा है। वहीं इसी को लेकर आगे की योजनाएं तय करने की विभाग की कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि दिल्ली गए थे। दौरे के बाद परियोजना से जुड़ी कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण पर पहुंच गया है। बता दें, परियोजना के प्रगति को लेकर उत्तराखंड के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस विषय पर चर्चा की। वहीं मंत्री ने बताया कि कुछ समय पहले सैन्य मामलों के विशेषज्ञ उत्तराखंड आए थे, जिन्होंने इन तमाम चीजों को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। अब बनकर तैयार हो गया है। कल मैंने उसकी अंतिम बैठक ली थी और आज हमारी एक टीम दिल्ली जा रखी है, क्योंकि बीच में जो सैन्य धाम मामलों के विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर बछड़ा यहाँ पर आए थे, उन्होंने कुछ और चीजें उसमें जोड़ने के लिए कहा था और आज हमारे निदेशालय से निधि और हमारे जो कार्यदायी संस्था के लोग हैं दिल्ली गए हुए हैं। आने के बाद जो कुछ पॉइंट्स जो उठाए थे उनको पूरा करने के बाद और शीघ्र ही उसका लोकार्पण किया जाएगा। यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को समर्पित किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। उन्होंने बताया कि पिछले सालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धाम पहुंचे थे और इसी बार भी यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बता दें, चारधाम के कपाट खुलने की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। बता दें, 22 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सड़क, स्वास्थ्य और ठहरने और सुरक्षा जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें आपको कि चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाला है और इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार तमाम तैयारियां पूरी कर चुकी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले सालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धाम पहुंचे थे, वहीं इस साल भी इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। चार धाम के कपाट खुलने की तारीख की भी घोषणा कर दी गई है। बता दें, 22 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे, जिसको लेकर यात्रियों को बेहतर सड़क, स्वास्थ्य, ठहरने की जगह और सुरक्षा जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बड़ी है, उनको पार्किंग की कोई असुविधा न हो, कोई परेशानी न हो। चारधाम यात्रा एक हमारी लाइफलाइन होती है। वहाँ आने वाले यात्री, राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर आने वाले पर्यटक, वो एक अच्छा अनुभव राज्य का लेकर जाएं। उसके लिए सभी सुविधाएं अच्छी हों, चाहे वो पार्किंग हो, आवास हो, पेयजल हो, सड़क हो, परिवहन हो, सुरक्षा हो, उन सभी पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि 16 फरवरी को राजधानी देहरादून में कांग्रेस के लोक भवन कूच के बाद सियासत और गर्मा गई है। प्रदर्शन को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बयान दिया कि कांग्रेस सहारनपुर से किराए की भीड़ लाकर प्रदर्शन कर रही है। अब इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ा जवाब दिया है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने मंत्री गणेश जोशी पर तीखा हमला बोला है। राजेंद्र शाह ने कहा कि जो व्यक्ति आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी है, उसे कांग्रेस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट ने सरकार से अनुमति भी मांगी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत और गर्मा गई है।
बता दें कि कांग्रेस पर इस बार विपक्षी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। बता दें कि 16 फरवरी को राजधानी देहरादून में कांग्रेस के लोक भवन कूच के बाद सियासत गर्मा गई थी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान के बाद कांग्रेस सहारनपुर से किराए की भीड़ लाकर प्रदर्शन कर रही है, ऐसा उनका कहना था। उसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ने गणेश जोशी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी है, उसे कांग्रेस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि 16 फरवरी को कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा राजभवन का कूच किया गया था, लोक भवन का कूच किया गया था, जिसके बाद सियासत इस मामले को लेकर गर्मा गई थी। लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे थे। बता दें कि कांग्रेस 16 फरवरी को महिला सुरक्षा, देहरादून उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर लोक भवन का कूच किया था, जिसके बाद सियासी माहौल लगातार गरमा रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं जब बीजेपी कांग्रेस को निशाना साध रही है, तो उसके बाद कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान प्रदर्शन को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बयान दिया था कि कांग्रेस सहारनपुर से किराए की भीड़ लाकर प्रदर्शन कर रही है, जिसके बाद कांग्रेस ने इसका कड़ा जवाब दिया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी है, उसे इस पर कोई अधिकार नहीं है कि इस पर कोई टिप्पणी करे। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति में कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी है, जिस आदमी ने मसूरी विधानसभा में खाले नाले सब कब्जा दिए, जिस आदमी को तमाम लोग जानते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से उसको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, एक 14 गढ़वाल राइफल का भगोड़ा जो 6 साल नौकरी करने के बाद भाग के आया है, वो उसकी औकात क्या है कि वो कांग्रेस के ऊपर इस तरह की बात करे? वो पहले अपने गिरबान में झांके और उसके बाद बात करे। ऐसे चोर और लुटेरे मंत्री भाजपा के जो बने हुए, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री धामी जी परमिशन देते हैं आय से अधिक संपत्ति से उनके खिलाफ जिस दिन मुकदमा दर्ज होगा, जेल की सलाखों के अंदर होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां नगर के सिमकानी मैदान में 22 फरवरी को होने वाले हिंदू महासम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बता दें, मां नंदा हिंदू महासम्मेलन समिति की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि बुधवार को एक होटल में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी जाएगी। इधर आयोजकों ने बताया कि सम्मेलन का मकसद समाज को एक मंच पर लाना है, जहां सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे पर बातचीत हो सके। इसके लिए शहर और आसपास के इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, साथ ही स्थानीय कलाकार लोक नृत्य, भजन कीर्तन और देशभक्ति गीत पेश करेंगे। इधर कार्यक्रम में कई संत, धर्मगुरु और समाजसेवी भी शामिल होंगे। युवा इस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर रहा है। हमारी एक विशाल भव्य बाइक रैली जो लक्ष्मीश्वर तिराहे से चौहान पाटा होते हुए सिमकनी तक जाएगी, जिसमें युवा भगवा ध्वज के संग हिंदू जय जयकार करते हुए सिमकनी तक जाएंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी युवाओं से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। ये हमारा हिंदू सम्मेलन 22 तारीख को सिमकनी मैदान में 11 बजे से शुरू होने जा रहा है। इसमें हम पूरे अल्मोड़ा और उसके नगर से लगते हुए जो क्षेत्र है, वहां लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। सिमकनी मैदान में 22 फरवरी को होने वाले हिंदू सम्मेलन को लेकर अपने अल्मोड़ा नगर के
सभी सांस्कृतिक संगठन एकजुट होकर भव्य तैयारी पर लगे हुए हैं और पिछले 1 महीने से लगातार इसमें तैयारी है। उम्मीद है कि यह भव्य हिंदू सम्मेलन। अगली खबर चमोली जिले के थराली से है, जहां राज्य के इंटर कॉलेज लोल्टी में बुधवार को जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता थराली के उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने की। कार्यक्रम में थराली के विधायक भूपराम टमटा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। बता दें कि थराली ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित भी इस दौरान मौजूद रहे। शिविर में पशुपालन, श्रम, कृषि, उद्यान, स्वास्थ्य, राजस्व और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड समेत कई विभागों ने स्टॉल लगाए। वहीं अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। शिविर में करीब 70 शिकायतें दर्ज की गई। ज्यादातर शिकायतें सड़क, बिजली और पानी से जुड़ी हुई थीं। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। मैं थराली ब्लॉक में जो आपका श्रम विभाग के जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, यदि श्रम विभाग जो है उसे ब्लॉक स्तर पे, आपका न्याय पंचायत स्तर पे अगर वहाँ पे जो है कैंप लगाए तो उसको जो है आम व्यक्ति को जो कि मैंने देखा कि जो ब्लॉक के लोग जो यहाँ गांव के लोग, जो थराली ब्लॉक के लोग, उनको श्रम विभाग के बारे में पता ही नहीं है। आज लोल्टी न्याय पंचायत की इस जन जन की सरकार जन जन के द्वार वाला कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी सरकार की विगत 3-4 सालों में जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों में किस प्रकार की जमीनी स्थिति क्या है उसको जानने का, और उसके अलावा और कौन से काम क्षेत्र में आवश्यक हैं, लोगों की कौन सी समस्याएं ऐसी हैं, इसको जानने का इसके माध्यम से बहुत बढ़िया इसके माध्यम से हमको मिल रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के हरिद्वार में अगले माह 7 मार्च को सहकारिता मेले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। बता दें, इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और तैयारियों की बैठकें चल रही हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि संगठन की आंतरिक बैठक भी शुरू हो चुकी है। इधर कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित दौरा राज्य के विकास और उत्तराखंड वासियों के मान सम्मान को बढ़ावा देने के लिए है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर उत्तराखंड दौरा होने वाला है, जहां अगले महीने 7 मार्च को सहकारिता मेले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और तमाम चीजों की तैयारियों को लेकर बैठकें चल रही हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि संगठन की आंतरिक बैठक भी हो रही है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित दौरा राज्य के विकास और उत्तराखंड वासियों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और उसकी अहमियत को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा में उसके योगदान को देखते हुए केंद्रीय मंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का भी दौरा प्रस्तावित है और निश्चित तौर से उनके सानिध्य का प्रदेश को लाभ मिलेगा और आने वाले समय में हम देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो हमारे
बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर देहरादून से है, जहां रमजान का महीना शुरू हो गया है और इस मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि रमजान के दौरान बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं। उन्होंने कहा कि नमाज अदा करने के समय आवाज को कम रखने और इबादत के दौरान किसी को परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही रमजान के पूरे महीने में अवैध अतिक्रमणों पर कोई कार्रवाई ना करने की मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखी गई है। वहीं अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत दिए हैं और ईद तक वक्फ बोर्ड की ओर से किसी भी अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज सऊदी अरब में पहला रोजा है। और इंडिया में आज पहली तरावी है और कल से पहला रोजा होगा। रमजान जो 5 इस्लाम के पिलर्स हैं उसमें से एक है। रोजा सब्र सिखाता है, रोजा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाता है। और ये जो रोजा है, भूखा प्यासा निर्जला व्रत रखकर मुसलमान ईश्वर से प्रार्थना करता है और अपनी तमाम इंद्रियों पर कंट्रोल करता है कि उसका मन पवित्र हो जाए, उसकी जीवा पवित्र रहे, उसका विचार पवित्र रहे। इस विचार के साथ ये रोजा। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर मसूरी से, जहां आगामी फायर सीजन से पहले मसूरी वन विभाग ने जंगल में भीषण आग लगने की काल्पनिक सूची पर मॉक ड्रिल आयोजित कर तैयारियों का जायजा लिया। बता दें सुबह करीब 11 बजे सूचना मिलते ही वन विभाग, स्थानीय प्रशासन, आईटीबीपी, नगर पालिका परिषद, फायर सर्विस और पशु चिकित्सकों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। वहीं डीएफओ अमित कुमार ने बताया कि फॉरेस्ट फायर को डिजास्टर की श्रेणी में रखा गया है और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभागों के बीच समन्वय बनाना और जरूरी चीजों को समय पर निवारण हो सके, इसे ध्यान में रखा गया है। वहीं टीमों ने आग पर काबू पाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया और जानवरों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया। आज हमारे फॉरेस्ट फायर क्योंकि एक डिजास्टर के रूप में चिन्हित है, तो इसके प्रिपरेटनेस और रिस्पांस जो है उसको चेक करने के लिए आज जो है मसूरी में ये मॉक फायर ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 11:20 पे हमको जो है एक प्राइवेट एस्टेट है उसमें जो है आग की सूचना मिली, जिसके बाद समस्त विभाग जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस, मेडिकल, बाकी फॉरेस्ट तो है ही, और भी नगर पालिका और सभी विभाग जो है यहाँ पे मौके पे हैं। और जो है क्विक रिस्पांस के तौर पे जो है जो हमारी टीम्स हैं, जो हमारे फील्ड टीम्स हैं, उनके द्वारा जो है तुरंत साइट की तरफ जो है जाया जा रहा है और जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आग को जो है तुरंत जो है वो काबू कर लिया जाएगा। आज हरिद्वार की गलियों में हाथों में जलती मशाले लिए संत समाज सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें गोविंद घाट से देवपुरा चौक तक चलाए गए इस जुलूस में यूजीसी वापस लो के नारे गूंजे और सरकार से तत्काल फैसले वापस लेने की मांग की गई। दरअसल धर्मनगरी हरिद्वार में संत समाज सड़क पर उतर आए हैं। बता दें गोविंद घाट से देवपुरा चौक तक संतों और स्थानीय लोगों ने हाथों में मशाल लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संतों का कहना था कि यूजीसी से जुड़े फैसले परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। संत समाज ने सरकार से अपील की कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए और उसे संवाद स्थापित किया जाए। परशुराम अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आयोजन किया है और मैं क्योंकि यूजीसी का पूरा कट्टर विरोधी हूँ, यूजीसी एक्ट का, तो मैं और मुझे पंडित जी के काम में तो आना ही था, तो मैं पंडित जी का समर्थन करने के लिए, इस कानून का विरोध करने के लिए हरिद्वार में आया हुआ। आगे की रूपरेखा तो ये है कि
मैं तो सारे संतों से यहाँ अनुरोध करना चाहता हूँ कि संत खड़े हो। ये जितने भी संत हैं, ये जिस सनातन धर्म की बात करते हैं वो सनातन धर्म धरती से समाप्त हो जाएगा अगर ये यूजीसी कानून वापस नहीं हुआ। तो संतों को देखना चाहिए, संतों को आगे आना चाहिए इस यूजीसी कानून का विरोध करने के लिए। और उनसे यही निवेदन मैं अखंड परशुराम अखाड़ा के अधीर कौशिक जी के माध्यम से करना चाहता हूं। खबर की और खबर है चमोली से, जहां परीक्षा केंद्र पर शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए गोपेश्वर में पीएम श्री अटल उत्कृष्ट श्री गीता स्वामी जीआईसी के सभागार में 356 केंद्र व्यवस्थापितों को प्रशिक्षण संपन्न हुआ। बता दें कि यह प्रशिक्षण उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं यानी कि 21 फरवरी से 22 मार्च 2026 को सही तरीके से और बिना किसी परेशानी के संपन्न कराने के लिए किया गया है। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान शांतिपूर्ण और सफल संचालन सुनिश्चित करें। परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियनों की हो गई है। हमने जो परीक्षा केंद्र बनाए हैं, हमारे मिश्रित परीक्षा केंद्र यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 101 केंद्र हैं और एकल यानी कि हाई स्कूल वो हमारे 6 केंद्र हैं। इन केंद्रों पर हमारे 9,224 बच्चे परीक्षा देंगे और इसमें सभी जगह कक्ष निरीक्षकों की टोटल तैनाती कर दी गई है और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के सहयोग में और उनके मार्गदर्शन में जो जो दिक्कतें हैं बताई गई उनका भी समाधान कर दिया गया है। 21 फरवरी से हमारी परिषदीय परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की होना प्रस्तावित है। इसके क्रम में आज सभी केंद्र व्यवस्थापक अन्य अधिकारी का उनके साथ एक बैठक की गई है। सीओ साहब, एसपी साहब, सीओ साहब, हमारे डीओ, अन्य सभी अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य रूप से परीक्षाओं में क्या सावधानियां बरती जानी है, किस तरह से कार्रवाई की जानी है ताकि परीक्षाओं की शुचिता बनी रहे और कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट इस तरह का ना हो, इसके लिए यहाँ से सारी बातें की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब नैनीताल से है, जहां फॉरेस्ट फायर की आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए वन विभाग, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग ने मनोरा पीक और चक्राता रेंज में मॉक ड्रिल आयोजित की। बता दें इस अभियान का मकसद आग पर काबू, त्वरित कार्रवाई और विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना था। मॉक ड्रिल के दौरान कर्मचारियों को फायर लाइन काटने, ड्रोन और इंटरनेट का उपयोग कर आग पर नियंत्रण करने का प्रशिक्षण दिया गया। डीएफओ आकाश गंगवार ने बताया कि फायर लाइन काटने से जंगलों में आग फैलने पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। साथ ही एसडीएम विवेक राय ने कहा कि पतझड़ के मौसम में पत्ते गिरने और नमी की कमी के कारण आग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, आज पूरे प्रदेश भर में 18 फरवरी की दिनांक को लगभग 11 बजे एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जहां पर समस्त वन प्रभागों में एक एक रैंडम फायर पॉइंट जनरेट किया गया है। वहां पर हम लोग अपनी प्रिपरेशन को देखने के लिए एक फायर ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। नैनीताल वन प्रभाग की मैं बात करूं तो यहाँ पर पाइंस में एक फायर पॉइंट जनरेट किया गया है, वहां पर अभी हम लोग फायर ड्रिल कर ही रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, मौसम बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। मौसम में अब गर्मी आना शुरू हो गई है, तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। ये जो फरवरी मार्च का महीना है, पतझड़ का महीना होता है। बहुत ज्यादा जो है पत्ते नीचे गिरेंगे, चीड़ के वृक्षों के मिडिल से नीचे आएंगे, तो बहुत हैजार्डियस आग के लिए जो ईंधन है बहुत पर्याप्त मात्रा में वनों में मिल जाएगा। नमी की कमी होगी तो बहुत तेजी से आग लगने की संभावना पैदा होगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। पहाड़ से मैदान तक घने बादलों ने डेरा डाल दिया है। वहीं कई जंगलों में बारिश की संभावना है, जबकि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार हैं। पारे में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। दिन में भी ठंड बढ़ गई है और लोगों को फिर से सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश संभव है और कुछ जिलों में मौसम सूखा रहेगा, लेकिन ठंड बरकरार रहेगी।
अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में अन्य राज्यों में आने वाले लोगों पर पुलिस की कड़ी नजर है। बता दें, डीजीपी दीपम सेठ के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने शहर में घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया, जहां पुलिस की 2 टीमें मायाकुंड की बंगाली बस्ती और आईडीपीएल के मीरा नगर पहुंची। शुरुआत में लोगों को पुलिस की उपस्थिति देखकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन जब पुलिस ने अभियान का उद्देश्य समझाया तो लोग राहत महसूस करने लगे। बता दें, पुलिस ने घर घर जाकर किराएदारों की पूरी जानकारी ली। वे कहां से आए हैं, क्या करते हैं, कितने समय से रह रहे हैं और उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ या नहीं। वहीं जानकारी इकट्ठा करने के बाद इसे रजिस्टर में दर्ज किया गया है। साथ ही मौके पर 6 किराएदार बिना पुलिस वेरिफिकेशन के भी पाए गए हैं, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पुलिस विभाग के टेली कम्युनिकेशन असिस्टेंट ऑपरेटर की पदोन्नति का मामला सुना गया है। बता दें कि इन कर्मचारियों ने याचिका दी थी। उनका कहना था कि पहले पदोन्नति 2 साल काम करने के बाद मिलती थी, लेकिन सरकार ने 2021 में नियम बदलकर इसे 5 साल कर दिया और पदों की संख्या भी कम कर दी। वहीं याचिकाकर्ता राघवेश सिंह रावत और विपिन ने कहा कि 2017 में जब उन्हें नौकरी मिली थी तो उन्हें 2 साल में पदोन्नति मिली थी, लेकिन नए नियम के कारण अब तक उन्हें पदोन्नति नहीं मिली है। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। वहीं अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।